एक बंदर बांट का काम चल रहा है। एक गलत करता है दूसरा चुप रहता है, दूसरा गलत करता है पहला चुप रहता है। विधायक जी ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, क्या वो लोग क्या वो लोगों के अधिकारों का हनन नहीं था? तो हमारा दल उनसे अलग है, हम अपने विचारधारा पे काम करेंगे। बारिश आएगी, अपना पजामा चढ़ा के बारिश में खड़े होकर फोटो तरवा के कार्रवाई कौन करेगा? मेरे हाथ में तो है नहीं, मेरे हाथ में तो मैं 1 मिनट में रख दूं कि जिंदल सिटी वाली सड़क पिछले 5 साल से आप तो जाके आते हैं, खस्ता से भी कोई बदतर हालात होंगे। गठबंधन में जरूरी थोड़ा सुभाष सुधा जी को ही मिलेगी, तो मैं खुले तौर पर कहता हूँ योगेश शर्मा गठबंधन में होने के नाते भी थानेसर में उसका विरोध करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगेश शर्मा। योगेश शर्मा पिछले लंबे समय से जहां इनेलो में रहे पार्टी में, और उसके बाद जब जजपा का गठबंधन हुआ तो जजपा में भी विभिन्न पदों पर योगेश शर्मा जी रहे हैं। योगेश शर्मा थानेसर विधानसभा क्षेत्र से जजपा के प्रत्याशी रहे हैं। जजपा के मुख्य नेता दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला के बड़े करीबी रहे हैं, उनके संघर्ष के साथी रहे हैं। आज योगेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे कुरुक्षेत्र की राजनीति और उनकी भावी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार राजेश। योगेश जी, मैं सबसे पहले एक प्रश्न आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लंबे समय तक इनेलो में रहे जी, चौटाला परिवार के साथ लंबे समय तक चले, टाइम बदला, इनेलो पार्टी भी रही, जजपा पार्टी का गठबंधन भी हुआ, आप दुष्यंत जी के साथ, अजय चौटाला जी के साथ, दिग्विजय चौटाला जी के साथ उनके परिवार के सदस्य के तौर पर रहे हैं जी। जब तक आप इनेलो में थे, कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी का वर्चस्व था, अब वो कांग्रेस में है, उनका भी वर्चस्व रहा है। अशोक अरोड़ा जी के साथ आप लंबे समय तक रहे, आज दोनों की पार्टियां अलग अलग हैं, तो आज आप अशोक अरोड़ा जी के खिलाफ भी पूरे मुखर होकर बोलते हैं, तो जो कमियां आज आपको अशोक अरोड़ा जी में नजर आती हैं, क्या उस समय जब आप उनके साथ थे तब नजर नहीं आती थी? देखिए राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। और मैं थोड़ा सा जिस विस्तार से आपने सवाल को पूछा, मैं भी उसी विस्तार से आपको एक एक चीज का जवाब दूंगा। देखिए, हम 2003 से जब इंसो का गठन हुआ, माननीय अजय चौटाला जी ने जब इंसो का गठन किया, हम वहां से चल के और आज इस मुकाम पे हैं कि लोगों के हक की आवाज या सरकार में रह के लोगों की भलाई के काम जो हमारे बस के हैं वो कर सकें। परंतु जो बात आपने कही कि अरोड़ा जी इनेलो में थे, तब आपने कभी क्यों नहीं बोला और आज क्यों आप ये चीज करते हैं? देखिए, कुछ चीजें सीखने में समय लगता है, और जो समय हमने लोगों के बीच में रह के या ग्राउंड पे धरने प्रदर्शन करके या अधिकारियों से संपर्क के जो चीजें सीखी, अब अरोड़ा जी कांग्रेस में चले गए और आपने एक इनेलो जब इकट्ठी थी, एक कल्चर देखा होगा, हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था सिवाय इनेलो के, जो हर आवाज, चाहे वो एक गरीब तबके की आवाज हो, चाहे किसी के साथ अन्याय की बात हो, या और भी कोई जनता के जो मूलभूत सुविधाओं की आवाज हो, उसके लिए हमेशा सड़कों पे रही, धरने प्रदर्शनों पे रही, चाहे वो विधानसभा के अंदर आवाज उठाने की बात थी। तो उस कल्चर से हम निकल के आए हैं। परंतु जो आज का माहौल है, जो करंट सिचुएशन है, वो आपके भी सामने है और हमारे भी सामने है। किस प्रकार से एक साठ गांठ का माहौल बना के कुरुक्षेत्र के लोगों को, एक तरीके से, मैं ये शब्द थोड़ा कठोर है परंतु मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं, कि किस प्रकार से लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। एक बंदर बांट का काम चल रहा है। एक गलत करता है दूसरा चुप रहता है, दूसरा गलत करता है पहला चुप रहता है। वो उसका बड़ा भाई है, वो उसका छोटा भाई है। परंतु ये कुरुक्षेत्र के लोग भी तो कुछ उनके लगते होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले आपका एक बयान भी आया था, बड़े भाई छोटे भाई, आपने दोनों को, सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा को अपने निशाने पर लिया था। ये मेरा इसी के बीच में एक प्रश्न उठता है अपना योगेश जी, जैसे मैंने अभी अशोक जी की बात किया, अशोक जी के साथ रहे, एक ही पार्टी में आपने लंबे समय तक काम किया, क्या कभी मैं आपकी बात रोकूंगा, क्या कभी अशोक अरोड़ा जी ने, और मैं तो ये मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु मुझे कहते हुए भी इसमें भी कोई संकोच नहीं, कि मेरे ग्राउंड पे जाके लोगों के मुद्दे उठाने से कम से कम अरोड़ा जी ने इतना तो सीख लिया कि जाके उन चीजों का विरोध किया जाए, सड़कों में जाना तो सीख लिया। नहीं तो उन्होंने हमेशा ड्राइंग रूम की राजनीति करी अभी आके, कभी हमेशा अपने आप जब से आप सड़कों पर उतरे हैं, आपकी देखा देखी वो भी, आप बता दो ना, आपको नहीं दिखती ये चीज? आप भी फील तो कर रहे होंगे ये चीज। हम जिंदल सिटी का करके आए, वो बोला नहीं, वो तो विपक्ष का, योगेश विपक्ष का काम है ना, जहां सत्ता पक्ष की ओर से
कुछ नाइंसाफी होती है या कुछ अनदेखी होती है हम तो तो सभी विपक्षी दल जो है अपनी अपनी भागीदारी नहीं, दर्ज कराते हैं। अभी ज्यादा। पहले जी, तो विपक्ष जी, कुरुक्षेत्र में इन सड़कों के लिए कहाँ जी, गया था विपक्ष? जी। कभी अरोड़ा जी ने आगे धरने प्रदर्शन किए? नहीं जब लोगों ने ज्यादा वो करना शुरू कर दिया। नहीं, अशोक अरोड़ा जिस समय कांग्रेस में है, तकरीबन ये माना जाता है कि सत्ता पक्ष भाजपा है। देखिए प्रदेश की बात देखिए करें तो देखिए देखिए भाजपा और देखिए जसपा की क्या सरकार है, क्या तो कुरुक्ष कहीं भी कुछ क्या अनदेखी होती है। क्या कांग्रेस लगातार सक्रिय है अशोक अरोड़ा जी के क्या नहीं नेतृत्व में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं आप। जितने भी धरने किसी प्रदर्शन हुए इस समय कुरुक्षेत्र विधायक में, जी का आयुष्मान अशोक अरोड़ा जी कार्ड, के विधायक नेतृत्व जी में। ने आयुष्मान नहीं, कार्ड बनवा वो लिया, भी बात विधायक जी ने नहीं, आयुष्मान कार्ड जी, बनवा लिया। जी। क्या वो अच्छा, आप लोग कहना ये क्या चाहते वो हैं कि लोगों जहां क्या वो लोगों के अधिकारों का हनन नहीं था? आप ये कहना चाहते हैं कि जहां विधायक सुभाष सुधा की बात आती है वहां अशोक अरोड़ा चुप रहते हैं, आप ये कहना बिल्कुल चाहते बिल्कुल, ये कहना वहाँ चाहते मैं हैं। यही कह रहा हूँ, जहां विधायक की बात है, नगर परिषद में क्या घोटाले नहीं नहीं, पर चलते? नगर परिषद का मुद्दा तो अशोक अरोड़ा जी ने शुरू से लंबे समय से उठाते आ रहे कि नगर परिषद के घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अशोक अरोड़ा तो लंबे समय से मांग उठा रहे हैं मुंह भाई। से कहने से जांच हो नहीं, कई जाएगी? सालों से मांग उठा कभी रहे हैं, जब कभी इनेलो कभी में थे तब, कभी जब जाके कांग्रेस में तब भी। कभी जो लोग वहां, आप कभी नगर जी, परिषद कार्यालय में जी, जाएंगे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं जी, बहनें, वहां पे ना पौड़ियां नहीं चढ़ी जाती जी। उनसे। तो उसका समाधान उनके क्या? तो बिल्डिंग ऊपर बनी हुई है ना, उसका और क्या हाल है? जाना उनका तो पड़ेगा लोगों को। वो, मैं ये नहीं कह रहा जी, बिल्डिंग ऊपर जी, बनी हुई जी, उससे, उनको समस्या कितनी होती है, बार बार उनके चक्कर कटवाए जी, जाते हैं, बार बार परेशानी करी जाती है। और दूसरी बात की, मैं और अरोड़ा जी इकट्ठे थे इनेलो में, जी। एक टाइम सुभाष सुधा जी और तो अरोड़ा जी आपको भी इकट्ठे थे। जी, जी हाँ, वो वो इनेलो वो में वो भी वो इकट्ठे भी थे। दोनों जी, उसी जी, जी, चीज से जी। निकल आज के आए हैं। सबकी राहें अलग-अलग हो परंतु गई हैं। एक जब भाजपा बात में, नगर कांग्रेस में, एक परिषद जसपा में। बात नगर परिषद की जी, आती है, जी, अरोड़ा जी बोलते हैं छोटे छोटे मुद्दों पे मैं क्या बोलूं जी, कि इसके लिए तो कोई बड़ा, बड़ा अरे आपने वोट तो थानेसर विधानसभा से लेने हैं, जी, यहां से कुछ करोगे तभी तो आगे जाके वो चीज आएगी। मेरा तो एक ही कहना है, हो सकता है चलो कई बार, ये नहीं कहता कि सारी चीजें हम ही ठीक जी, करते हैं, मैंने कुछ गलत बयान दे दिया हो या कुछ ऐसा, परंतु उनका विपक्ष का होने के नाते फर्ज बनता है। अब आज हम पक्ष में, लोग हमें कहते हैं जी पक्ष भी आप आप सत्ता निभा रहे पक्ष हो, में, जसपा विपक्ष सरकार, की जसपा भूमिका भी आप निभा रहे जी, हो, परंतु ये राजनीति का मामला नहीं है। कुरुक्षेत्र का नागरिक होने के जी। नाते भी मेरा फर्ज है कि नहीं, लोगों के मेरा दुख सुख प्रश्न में। योगेश जी जी फिर वहीं वापस आता है कि आप जी अशोक जी के साथ रहे लंबे समय तक। जी अशोक अरोड़ा जी का हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। जी बहुत पुराने नेता है, अनुभवी नेता है, बहुत लोगों ने उनसे सीखा भी है। आज वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में भी सभी जितने भी पहले कांग्रेस एक बिखरी हुई नजर आती थी, वो अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में जुड़ चुकी है। तो अशोक जी से आपको राजनीतिक, जब आपने राजनीति की शुरुआत की, सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिला होगा, बिल्कुल राजनीति के बिल्कुल। गुर भी आपने सीखे होंगे। मेरा प्रश्न फिर वही आता है कि जो अशोक अरोड़ा कल तक आपके एक सीनियर नेता थे, आपके गुरु समान थे, क्योंकि बड़े नेता, बड़ा नेता गुरु समान ही कहीं ना माना जाता है, बहुत कुछ सीखा भी होगा आपने। आज आप उनके खिलाफ भी मुखर हो चुके हैं। विधायक सुभाष सुधा है, उनके खिलाफ भी मुखर हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में दो मुख्य नेता माने जाते हैं अब तक, जो एक शुरू से रहे हैं, चाहे वो अशोक अरोड़ा का नाम हो, सुभाष सुधा का नाम हो। जी दोनों नेता आपके टारगेट पे रहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मेरा टारगेट उनको करने का ना तो कोई जी, पर्सनल मैटर है, जी, दुख सुख में आज भी हम एक दूसरे जी, के जी, सारे मतलब शामिल होते हैं, जी, परंतु जब बात आती है मुद्दों की, जी, और रही बात साथ करने की ना करने जी, की, जब हम एक दल में थे जी, तब साथ भी थे। जी। आज अरोड़ा जी मतलब लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है। एलनाबाद में जाके अरोड़ा जी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ, अभय चौटाला जी के खिलाफ वोट जी, मांग रहे हैं, जी। और पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां हैं। कांग्रेस नेता तो तो कांग्रेस के तो प्रत्याशी के हमारा प्रचार दल करेंगे। उनसे अलग है, जी, हम अपने विचारधारा पे काम जी। करेंगे। ठीक है, उस टाइम वो थे, मतलब लड़ाई आज हम विचारों की है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत कोई और लड़ाई नहीं मुद्दों की है। लड़ाई और है। एक बात और मैं जी, आपको बिल्कुल क्लियर कर जी, दूं, योगेश शर्मा ने अच्छे को अच्छा कहा है जी, और गलत को गलत कहा है। आज भी एक चीज कहता हूं, जी, अगर सुभाष सुधा जी अच्छा काम करेंगे, जी। सबसे पहले माला मैं पहनाऊंगा, तो परंतु जी, लोगों के अधिकारों से खिलवाड़ करेंगे या धक्केशाही करेंगे, जोर जबरदस्ती जी। करेंगे, उसका विरोध भी सबसे पहले मैं योगेश करूंगा। जी, अक्सर ये होता है कि शहर में कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, कहीं नारेबाजी होती है, हो हल्ला होता है, चाहे वो सड़क को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को हो, चाहे अधिकारियों की अनदेखी को लेकर हो, चाहे नेताओं के किसी बयान को लेकर हो, किसी बात को। योगेश शर्मा हर उस धरने पे, हर उस विरोध प्रदर्शन में दिखाई देते हैं। योगेश शर्मा को वहां जाने का शौक है, या लोग खुद बुलाते हैं कि आप आइए हमारे साथ खड़े हुई है न्याय के आप खिलाफ? मुझे एक बात जी, बताएं, योगेश शर्मा ने चूड़ी बेचने की दुकान तो नहीं खोली हुई? जी। योगेश शर्मा राजनीति में है तो तो राजनीति में राजनीति में क्या जी। होता है? नहीं, और मैं भी मैं राजनीति तो और भी बहुत से मैं लोग कर रहे सुनो, हैं ना। कुरुक्षेत्र में मेरे अगर हम नेताओं की मेरे बात मेरे करें मेरे तो उंगलियों पे 100 सुनो नाम तो, गिनवा देंगे। मेरे बहुत लेकिन योगेश ही हर जगह क्यों मिलता मेरे है? बहुत से भाई हैं जी, जिनकी चूड़ियों की दुकान जी, है, कोई दूध का काम जी, करता है, कोई कुछ भी जी, है। जी,
अब वो तो नहीं जाके वहां खड़े होंगे। योगेश जी देखो, राजनीति जज्बा पार्टी में योगेश के अलावा और भी बहुत से नेता हैं, पदाधिकारी हैं, शहर के जागरूक नागरिक भी हैं, ऐसे कांग्रेस में भी हैं, इनेलो में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है, लेकिन योगेश हर जगह नजर आता है और नजर नहीं आते। कुछ तो लोग हमारे से उम्मीद करते हैं कि हम आके उनकी आवाज बने। दूसरा, मुद्दों को मजबूती से उठाना और उनका सोल्यूशन करवाना। हमने हमेशा ये प्रयास किया है, जिसने भी कहीं देखो, जरूरी नहीं है कि हम सरकार के विरोध में जाते हैं, और मेरा सरकार का ना कभी विरोध रहा है जब से हमारी गठबंधन की सरकार है। माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने या खट्टर साहब ने कुरुक्षेत्र को किसी भी तरीके से, अब देखो कोई समस्या आई है, चाहे वो सड़कों की है, फंड की वजह से है, सरकार ने कभी कुरुक्षेत्र को पैसे देने में कमी नहीं छोड़ी, परंतु कुछ लोगों की नीयत की वजह से और अव्यवस्था की वजह से उन चीजों का भुगतान तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र के लोग। बात की फंड की बात की, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। शहर का सबसे बड़ा मुद्दा जो पिपली से थड़गढ़ तक की मुख्य सड़क का है, 3 साल से निर्माण करे चल रहा है, रुक रहा है। डिपार्टमेंट आपके नेताजी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का है। आप इस सड़क के निर्माण के लिए जल्दी से जल्दी लोगों की समस्या हो, क्योंकि इस सड़क का निर्माण ना होने का ठीकरा भी सुभाष सुधा के सिर पे पड़ा जाता है कि सुभाष सुधा जी ने सड़क नहीं बनवा दी, सड़क ऊंची करवा दी, जबकि डिपार्टमेंट तो दुष्यंत चौटाला जी का है। तो क्या आपने दुष्यंत चौटाला जी के आगे कभी मांग नहीं रखी कि सड़क का निर्माण सर जल्दी कराया जाए? जब से दुष्यंत चौटाला जी ने इस विभाग को संभाला है, तब से लेकर अभी तक आप मुझे देखिए, मैं मानता हूं अनियमितताएं रही हैं, लापरवाही रही है, और ये आधिकारिक तौर पर कभी एक ठेकेदारों के समूह ने इकट्ठे होकर इसका टेंडर ले लिया, उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग। मैं बताता हूँ आपको, योगदान भी बताता हूँ और इनको क्या करना चाहिए था वो भी बताता हूँ। इन्होंने सिर्फ अधिकारियों को लताड़ लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। और जब मैंने कैमरे के आगे आके बड़े जोर से कहा, हर बार क्या होता था, इकट्ठे हुए, एक्शन को बुला लिया, उसको लताड़ लगा दी। एक एमएलए के आगे एक्शन की क्या हैसियत है? ठीक है, और वो भी गलत करने वाले की, क्यों ना उसको बदला गया? बदला जाना चाहिए था, जो बदला जाना चाहिए था। अब जब लोगों ने इस चीज को बिल्कुल अपने उस पे ले लिया, ताकि उनका हक भी है, तब उस एक्शन को बदला गया। काम अब बदला गया, वो पहले बदला जाना बिल्कुल, जो लापरवाही कर रहा था कोई भी था, ये तो मैंने एक्शन का तो एक्शन बदला गया, तो कब सड़क का निर्माण जल्दी होगा? मानते हैं चल नहीं रहा काम, नहीं तेजी से हो जाएगा। आप भी तेजी से देखिए, पीछे बारिश की वजह से बंद रहा और अब बिल्कुल तेजी से रहा। और दुष्यंत चौटाला जी इसको लेके बार बार जब हम जाते हैं, हमारे से भी पूछते हैं, और आधिकारिक तौर पर भी, क्योंकि सबसे मेन यही है और मुद्दा भी इसी का है। परंतु जब वो ठेकेदार भगाए गए, इससे पहले 7 ठेकेदारों को इस सड़क से भगाया गया, और वो क्या रोड़ा था, सारा कमीशन के चक्कर में तो इनको भगाया गया। परंतु आज जब बन रही है, उसमें भी अड़ंगे अड़ाए जाते हैं। क्योंकि चर्चा मार्केट में कर रहा हूँ, चाहे राजनेताओं की बात सुनी या जनता की बात सुनी, कुछ जनता इसके लिए सुभाष सुधा को दोषी ठहराती है, तो कुछ जनता आपके नेताजी की बात करती है कि आपके नेताजी के कारण ये काम डिले हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट हमारे पास है, तो उस चीज का कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेने के लिए हम भी तैयार है। परंतु दुष्यंत जी की तरफ से टेंडर करने में इनका, मैं आपको एक बड़ी अजीब चीज बताता हूँ, एक उप मुख्यमंत्री स्टेट का ठेकेदारों को बुला के, अधिकारियों को बुला के, उनका आपस में डिस्प्यूट खत्म करवा के, एक आदमी को इसकी जिम्मेवारी दे के काम करने के लिए भेजा, जिस काम को 6 साल में स्थानीय विधायक नहीं कर पाए। यहाँ से ठेकेदारों को भगाया गया बार बार कैंसिल करवाने के लिए, कई बदले गए। उस चीज को दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी टेबल पे बैठा के सुलझाया। योगी जी, आप भी शहर के नागरिक रहे हैं, हम भी बचपन से देखते हैं। बचपन में अगर आपको याद हो, सूर्य ग्रहण के मेले लगातार लगते थे। जी। उस सूर्य ग्रहण के मेले के दौरान रातों रात रेलवे रोड की सड़क बना दी जाती थी, 1-2 दिन के अंदर पूरी सड़क का निर्माण हो जाता था। और थड़गढ़ से पिपली तक की सड़क भी 2 से 3 दिन में बन जाती थी। हमने बहुत बार बचपन में कई बार इस सड़क का निर्माण होते देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 3 साल से अधिक का समय हो चुका है और इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। एक तो ये बात। दूसरा ये कि क्या आपको ये नहीं लगता कि सड़क का जो लेवल है बहुत ऊंचा कर दिया गया, शहर नीचा हो गया? सेक्टर 13 की बात करें, किसी भी इलाके की बात करें, पानी अब वो एरिया डूबने लग गया पानी में। फिर आप बोलोगे कि मैं विधायक जी नहीं, आप बोलिए सर, खुली बात करिए। क्या विधायक जी का फर्ज नहीं बनता टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को बुला के, लोगों से सलाह लेके, वो एक काम तो जरूर करेंगे। वो भी क्यों करेंगे कि अब अपने ऊपर से पल्ला झाड़ना, नगर परिषद से साइड में हटा के और डिपार्टमेंटों में घेरनी है। बारिश आएगी, अपना पजामा चढ़ा के बारिश में खड़े होके फोटो तरवा के। एक चीज और देखना, फोटो तरवाते टाइम प्रतिनिधि को तो उतरना पड़ेगा। प्रतिनिधि के साथ साथ वो एमएलए भी हैं, और लोग
क्या वो उन अधिकारियों को बुला के ये लेवल कैसे ऊंचा उठा दिया? क्या कभी पूछा उन्होंने? वही मैं बात करूं, लेवल जो ऊंचा बड़ा अक्सर होता था कि सड़क खुर्ची जाती थी, लेवल वही रखा जाता था। उन लोगों का क्या कसूर है जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें 3-3 फुट नीचे सीवरेज रहेगी? किसी के टूटे आप हैं, बिरला मंदिर पे देखें जाके, वो क्या हाल पानी है। अंदर घुस अम्बेडकर जाता है। चौक का हाल देखें, वो लक्की स्वीट्स के साथ का हाल देखें, सब जल जगह निकासी की समस्या का समाधान नहीं देखिए हुआ। देखिए, अगर हम इस चीज को रोक टोक नहीं जी। करेंगे, ठेकेदार और अधिकारी तो ऐसे ही करेंगे, जी। पर जिम्मेवारी तो विधायक की बनती है। तो मतलब वही हर बात विधायक पर ही आ जाती है, तो क्या क्या अधिकारियों पर जब कार्रवाई नहीं मौके होनी के चाहिए? विधायक कौन, फिर कौन करेगा जो कार्रवाई? किसी कहीं कार्रवाई कौन करेगा? अच्छा, विधायक सारी ने बात करनी है। विधायक पर ही आती है। कार्रवाई कौन करेगा? अब मेरे हाथ में तो है नहीं, मेरे हाथ में तो मैं 1 मिनट में रच दूं। ठीक है। अब ये तो विधायक जी के हाथ योगेश में जी, है। अक्सर ये भी रहता है कि हमेशा ये शहर में चर्चा है कि योगेश शर्मा के निशाने पर हमेशा सुभाष सुधा जी ही रहते हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का मुद्दा हो या ताजा तरीन 2-3 दिन से अभी जिंदल सिटी का मुद्दा चल रहा है। जिंदल सिटी में एक दीवार बनाने का मुद्दा चल रहा है, एक तरफ खाली प्लाट पड़ा है, जमीन किसी और लोगों ने ली है और जिंदल सिटी वाले विरोध कर रहे हैं कि दीवार नहीं बननी चाहिए। वहां भी आपने कल बयान दिया था, हमने भी आपसे बातचीत की थी, आपने तब भी कहा था कि ये जमीन सुभाष सुधा ने लिया, जबकि सुभाष सुधा जी उन जमीन लोगों का ये कहना है कि इस मामले में, जमीन के मामले में, जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में, बेचने के मामले में कहीं भी सुभाष सुधा का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे में आपने वो किस बना पेगा कि देखिए, मतलब हमेशा टारगेट पे सुभाष सुधा ही क्यों रहते हैं? मेरे टारगेट पे पर्सनली, मैं पहले भी कहता नहीं, हूँ, मुद्दों आज भी आपके कहता हूँ, मेरी लड़ाई मुद्दों की है। ठीक है। और गलत करेंगे तो मैं हमेशा विरोध ठीक है। करूंगा। रही बात हमेशा ही वो क्यों रहते हैं, जी। वो हमेशा ही गलत वो क्यों करते हैं? विधायक होने के नाते उनका फर्ज भी बनता है, उनको ये नहीं दिखता कि जिंदल सिटी वाली सड़क पिछले 5 साल से, आप तो जाके आते हैं, धरना प्रदर्शन में काफी खस्ता हुआ से है। भी कोई बदतर हालात एक होंगे, व्यक्ति की मौत भी हुई थी मौत वहाँ। भी हुई है, जी। सारा कुछ हुआ है। जी। विधायक जी ने योगेश के ऊपर मुकदमे तो दर्ज करवा दिए, जी। और वो मुकदमे संभाल के रख लिए कि इनको तब निकाल लेंगे जब इसकी जरूरत होगी। जी। क्या उस सड़क को बनाने पे इतना जोर दे देते? फंड की में आज भी कमी नहीं है राजेश जी, पर नियत की कमी है। रही बात उस जमीन की, आप कुछ कहें, लोग कुछ कहें, पर सच्चाई कहीं ना कहीं आपको भी पता है और हमें भी पता है। क्या विधायक जी अन्य जिलों में या जीरकपुर या करनाल में क्या प्रॉपर्टी का काम नहीं करते? नई कॉलोनियां काटी हुई, सबको पता है ये बात। कोई कहने से कतराता, पर योगेश कहने से नहीं कतराता। ये जमीन भी डील विधायक ने करी है। चलो ठीक, आगे हमारे भाई को, उसको संजू को कर दिया। आरोप प्रत्यारोप वाली बात, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो नहीं तो और भी बहुत बड़े बड़े वो बैठे थे। जैसे आपने कहा कि अब टारगेट पे, मैंने मेरी बात की, टारगेट पे विधायक जी रहते हैं। विधायक आपने, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की बात है, आप अपना पक्ष रखते हैं, विधायक जी अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन ओवरऑल ये रहता है कि इल्जाम जब आप विधायक पर लगाते हैं, नगर परिषद पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, विधायकी के तौर पर उनके कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जब अगर विधायक द्वारा सचमुच शहर की अनदेखी की जाती है या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है या लोगों के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, फिर वही जनता जो है उन्हीं के पार्षदों को क्यों चुनती है, उन्हें ही चेयरमैन क्यों चुनती है, उन्हें ही विधायक क्यों चुनती मैं है? इस बात का इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ठीक होंगे तभी चुनती मैं इस होगी। बात का जवाब जी। देता हूँ। अब अगर आने वाले नगर परिषद के चुनाव में जी। कुरुक्षेत्र के लोग, जी। मैं सीधा कहूंगा, मैं पार्टी भी नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, सुधा परिवार को चुनते हैं, जी। तो जितनी अव्यवस्था कुरुक्षेत्र के अंदर है, चाहे वो सड़कों की है, जी। चाहे वो नगर परिषद के भ्रष्टाचार की है, या अन्य किसी तरीके की धक्केशाही है जो आज लोगों के साथ हो रही है, अगर आप दोबारा से इनको वोट देके चुनते हैं, देखिए वो आपका अधिकार है, वो आपने करना है, परंतु अगर आप इनको दोबारा से वोट देके चुनते हैं तो इस अव्यवस्था के जिम्मेवार आप हैं। और आप जो लोग सेटिस्फाइड होंगे वो तो वोट देंगे ना। सेटिस्फाइड, जिन लोगों की विधायक के प्रति आस्था है, वो उनका सुधा अधिकार, परिवार के प्रति आस्था है, जिनके से उनका विचार ठीक है, व्यवहार ठीक है, वो तो डालेंगे वोट। मैंने उनको तो नहीं कहा कि जी, आप जबरदस्ती, जी, जी, जी। मैंने इनकी तरह जबरदस्ती तो नहीं करी। जी। ये तो लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इनके लोग जाके पुलिस प्रशासन को ले जाके हमारी माताओं बहनों को धमकाते हैं, हमारे बुजुर्गों को धमकाते हैं। जिंदल, उनको इतना तक कहा जाता है कि आपको उठा के ले जाएंगे। अगर इसमें विधायक जी का रोल नहीं होता, क्यों नहीं पर्चा दर्ज हुआ अभी तक उनके ऊपर? तो ऐसा पुलिस वहां मामला कोई दर्ज तो नहीं हुआ ना वहाँ, क्योंकि दोनों पक्ष, एक पक्ष तो कह रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ, एप्लीकेशन दे रखी है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा, क्योंकि कल उन्होंने भी एक रिकॉर्डिंग वीडियो जारी किया है हरदीप संजू की तरफ से, कैमरे में रिकॉर्डिंग जो दोनों पक्षों की बातचीत हो रही है, उसमें कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। आपने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी दूसरी जो एक कल जारी की गई है वीडियो, उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। मैंने वो नहीं देखी जो आप कह रहे हैं, मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें सरेआम लोगों को धमकाया जा रहा है,
गाली गलौच भी करी जा रही है। तो उसका इल्जाम में विधायक पे क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि विधायक तो खुद कई दिन से ऐलनाबाद चुनाव प्रचार में है। विधायक के बिना इतना पुलिस प्रशासन खड़े होके आप एक चीज समझे ना, आप शहर में कहीं भी कुछ होता है, आप एक चीज क्यों नहीं समझ रहे, कहीं खड्डा होता है, कुछ भी होता है तो विधायक का नाम ही लगा दिया जाता है। आप एक चीज क्यों नहीं समझ रहे, वही पुलिस है जो विधायक के कहने पे 2-2 चौकियों के इंचार्ज, सेक्टर 7 चौकी इंचार्ज, सेक्टर 5 चौकी इंचार्ज खड़े होके एक आदमी सरेआम लोगों को धमका रहा है और पुलिस वहां मूक बाधिर होकर देख रही है, कुछ नहीं कह रही। जब पुलिस तो इस मामले में दोनों का पक्ष जो है विवाद निबट जाए, क्योंकि पुलिस का काम तो शांतिप्रिय ढंग से विवाद को सुलझाने का है। उन लोगों को ये अधिकार किसने दे दिया कि आप उन लोगों को धमकाओ? पुलिस आई है, शांतिपूर्ण तरीके से कर ले, कानून अपना काम करे। वो दीवार बननी है नहीं बननी है वो एक अलग मैटर है। हाँ, वो तो क्योंकि वो पक्ष तो उनका समझौता हो गया था कि 2 दिन का टाइम दे दिया गया, 2 दिन का वो लोग टेंट लगा के क्यों बैठे? दूसरा पक्ष तो टेंट लगा के क्यों बैठे? उनके आरोप सुने आपने भाई साहब? वो रेजिडेंस, वो हमारी बहन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और बुजुर्ग थे वहां। उनके साथ किस तरीके से, ये योगेश नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे हैं और हमारी बहन कह रही है, किस तरीके से उनको धमकाया गया। उनके घर वाले तक जो कि एक सरकार के अच्छे ओहदे पे सरकारी पद पे हैं, उनको इतना तक कहा गया तेरे को सिखा देंगे नौकरी करना। तो ऐसी किसकी हैसियत होगी? एक पक्ष खुल के दूसरे पर आरोप लगाता है, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक हम उसे दोषी तो नहीं मान सकते ना। जैसे आपने कहा कि उनको धमकाया गया, उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पुलिस की अगर भूमिका की बात करें, पुलिस ने तो दोनों पक्षों को शांत कराना था, उस झगड़े को निपटाना था, क्योंकि पुलिस का पहला प्रयास यही है, जो एक नारा आपकी सरकार का। और अगर बात हम दूसरे पक्ष की करें, अगर यही चीज आपके और मेरे साथ होती ना, आपके और मेरे साथ होती, 1 मिनट में पर्चा दर्ज हो गया होता। और सुनो, विधायक जी द्वारा, उनके बेटे द्वारा ऐसे थानेसर हल्के के सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली, रंजिशन उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाना, अपना मतलब वो दिखाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो बेचारे समय की मार झेल रहे हैं बस, और समय आएगा उस चीज का जवाब भी देंगे। तो न्याय वाली बात है, आरोप तो अक्सर सब पे लगते हैं, आप पे भी लगते हैं, उन पे भी लगते हैं, बिल्कुल। जब दूसरे पक्ष से परंतु विधायक होने के नाते उनका हक क्या बनता है कि एक बैठा के पंचायती तौर पे उस चीज का समझौता करवा दें। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता सारी चीजें गलत हैं, कोई ना कोई गलती से हुआ है या कोई सही है, परंतु उनका हक ये नहीं बनता कि अपनी रंजिश निकालने के लिए किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाएं। शुरू से एक परिवार का एक मुखिया होता है, अगर उसके 4 बच्चे होते, एक परिवार का मुखिया अपने 4 बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाता। फिर शुरू से शहर है, फिर शुरू से शहर को विधायक कैसे शुरू से चली हुई चीज को, शुरू से चली हुई चीज को, कि जब से सुभाष सुधा विधायक रहे हैं, हर बात का ठीकरा सुभाष सुधा पे फोड़ा जाता है, क्योंकि गलत कामों का ठेका भी सुभाष सुधा ने ले रखा है। नहीं, सारे गलत काम, ये सारे गलत काम आप सुने नगर परिषद के अंदर, नगर परिषद के अंदर सुने आप मेरी बात सुने। रमेश गुप्ता विधायक रहे हैं, अशोक जी विधायक रहे हैं, और भी इतनी तानाशाही किसी ने नहीं करी। अनदेखी उस समय भी होती थी, सड़कें तब भी खराब थी, लेकिन इल्जाम उन पे नहीं लगता था। आप समय, अब 20 साल को आज से क्यों आंक रहे हैं? क्या समाज ने या जमाने, नहीं, क्या कोई वो नहीं प्रोग्रेस नहीं करी? हम ये देखते रहे, उनसे कंपेयर करें, हम उसी भेड़चाल में चलते रहे, क्यों? सारे गलत कामों का ठेका क्या विधायक ने, उनके पुत्र ने और नगर परिषद के थ्रू करने का इन्हीं ने ले रखा है क्या? अगर गलत क्यों करते हैं योगेश जी? अगर लोगों को इतनी नाराजगी है, लोग जाते ही क्यों काम करवाने के लिए? अब मौके विधायक किसके हैं? नहीं, लोग सुभाष सुधा के पास नहीं जाते, प्रशासन भी बैठा, आपकी सरकार भी बैठा, आपकी पार्टी भी है ना। लोग सुभाष सुधा के पास नहीं जाते, लोग अपने एमएलए के पास जाते हैं, लोग उमा सुधा जी के पास नहीं जाते, लोग अपने चेयरमैन के पास जाते हैं। परंतु अगर उनको इस तरीके का व्यवहार मिलेगा, क्या आज तक आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दें, क्या नगर परिषद का सारा काम सुचारू रूप से चलता है? क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं है? आज तक किस अधिकारी के खिलाफ? हम भी हाउस की मीटिंग में गए, हम भी आरोप साबित हजार, कोई रंगे हाथ तो भाई साहब सजा क्यों नहीं हुई, बदलाव क्यों? मैं आपके माध्यम से मेरे सारे एमसी भाई, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देखें, कितनी बार नगर परिषद की मीटिंगों में ऐसे अधिकारियों को, सुने आप बात पहले, ऐसे अधिकारियों को पकड़ा गया, सरेआम किसने पैसे लिए जी,
उसको मौका देके छोड़ दिया। वहां तो पता नहीं उसको ये क्या क्या चीज़ कह देखिए, दिया। आपके वाली बात बड़ी कर रहा हूँ, आपकी बात की वहां मौका देके पकड़ा गया, छोड़ दिया गया। उसी बैठक में जो एमसी आरोप लगाते हैं, उनमें से कुछ एमसी ऐसे होते हैं जो शाम को खुद विधायक के पास जाके बैठे और होते तो हैं, उनकी गलती अपने है, काम नहीं उनकी करवाते गलती है, हैं। वहां उनकी बैठक में गलती। तो जोर जोर की तारीफ करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, फिर शाम को फिर जाके विमल करते हैं। मेरा विरोध उसी चीज का उसी है। चीज का है। हमने कभी वहां कि ऐसे विरोध भी ताड़ी करते हैं, करके फिर हाथ भी वो नहीं मिलाते कही, हैं। हमने उनके ड्राइंग रूम में जाके बस किसी चीज की जी, सेटिंग नहीं करी। जी। हमने तो लोगों की आवाज ये उठाई। जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो भी दोगला चेहरा लेके घूमते हैं ना, लेकिन उन दोगले लोगों का क्या इलाज है? आप जो एक चीज कह रहे थे जी। कि ऐसे लोगों को बना देते हैं जी। जो विधायक से प्रेरित हैं, क्या जी। तो भुगतान किस चीज का कर रहे हैं? एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए तो डील कर ली विधायक से, तो उसका भुगतान तो उसके वार्ड के लोगों को करना पड़ेगा। अब आप एक सुने, मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप ये लगते हैं कि आपकी सरकार है, आप भी सरकार में हैं, क्यों नहीं, विधायक जी भी आपकी सरकार में हैं। मैंने 1 साल सरकार बनने के 1 साल तक आप मेरा कोई विधायक के खिलाफ बयान दिखाएं या किसी सरकार के खिलाफ, तो चलो हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि ये अव्यवस्था जो दी हुई है विधायक जी की, मैंने कभी कोई गलत बयान नहीं दिया और हमेशा ये कोशिश करी। चलो हो सकता है तब हम विपक्ष में थे, और आज कुछ क्यों नहीं करती योगेश जी? अगर सारी अव्यवस्था विधायक की फैलाई हुई है, जी। सरकार है, मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं, कुरुक्षेत्र जो गढ़ बना हुआ है, संघ का भी और राजनीतिक दलों का भी, बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता कुरुक्षेत्र की सड़कों की हालत या और जो आरोप लगाते हैं? भाजपा की कोई मजबूरी हो सकती है राजनीतिक लेवल पे, और उनके बारे में तो मैं क्या कैसे कह दूं, कोई टिप्पणी मैं कैसे कर दूं? बात और, जैसे आप जजपा नेता हैं, विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, आपके अलावा जजपा पार्टी की और भी बहुत से पदाधिकारी हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी जानते हैं कि जो जजपा के नेता हैं, आए दिन उनके प्रेस नोट भी जारी होते हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला जी का गुणगान के या उनके द्वारा जो 75% रोजगार को लेकर किसी जो भी सरकार की उपलब्धियां है उनको लेकर आपके जजपा पार्टी के नेता भी आए दिन बयान देते रहते हैं। लेकिन कोई भी और आपके अलावा कोई भी आपकी पार्टी का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो खुल के नगर परिषद के बारे में या विधायक के बारे में बोलता हो, केवल आप ही बोलते हैं। बात फिर वही आती है कि आपके ही निशाने पर क्यों है, क्या कमियां और किसी को नहीं नजर आती, सिर्फ आपको नजर आती है? अपना एक काम करने का तरीका होता है, और मेरा जमीर नहीं मानता कि मैं गलत के आगे आंख बंद करके बैठूं। और दूसरी बात, लोग हमें बुलाते हैं किसी उम्मीद से। आप एक चीज देखें, सरकार में हम भी हैं, एक धरना देते हुए लोग सबसे पहले फोन करेंगे कि योगेश जी को बुला लो, और हो सकता है कुछ नहीं, चाहे योगेश आके प्रशासन से बात करके उनकी समस्या का समाधान करवाए, या उनके साथ कहीं धक्केशाही हो रही हो तो उनके साथ बैठ के नारे लगा के उसका समाधान कराए। आप धरने प्रदर्शन में गए हैं, जिन अनजस्टिस के खिलाफ आपने आवाज उठाई है, तो क्या आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिला है? मैं आपको सफलता रेशियो जानना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता जिस उम्मीद से लोग आपको बुलाते हैं, देखिए कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता सारे मामले सुलझे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बेचारे, मैं तो केडीबी के कर्मचारी थे, हम गए, हमारी गिरफ्तारी भी हुई, वो बेचारे आज तक बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गलत है। तो मेरा ये नहीं है कि सारी चीजें सुधर गई, मेरे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं रहती, और मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से वो प्रयास करता हूं कि उन लोगों की समस्या का समाधान करवा जाए। देखने में आता है, सुनने में आता है, कहा भी जाता है कि जब कोई व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखाई देता है, उभरता है, या किसी नेता के बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं ये तो चुनाव लड़ेगा, एमसी का लड़ेगा, चेयरमैन का लड़ेगा, एमएलए का लड़ेगा, एमपी का लड़ेगा। आप भी लगातार सक्रिय हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या आपकी और भी कोई लालसा है राजनीतिक में कि नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव भी आने वाला है, तो आपका भी नाम लगातार लिया जाता है? देखिए योगेश शर्मा शायद चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहता है, इसीलिए लगातार जो है आवाज उठा रहा है। योगेश शर्मा का चुनाव लड़ना और ना लड़ना डिपेंड करता है मेरी पार्टी के हाईकमान के ऊपर। दूसरी बात, अगर मुझे आदेश करे जाएंगे चुनाव लड़ना है तो मैं 500% चुनाव लड़ूंगा, और ये बिगड़ी व्यवस्था है जो, इसका सोल्यूशन भी तब। तो योगेश जी गठबंधन है ना, जजपा भाजपा गठबंधन में जरूरी थोड़ा सुभाष सुधा जी को ही मिलेगी। नहीं, टिकट तो पार्टी तो किसी को उतार सकती है, वही मैं कह रहा हूँ, पार्टी से अलग भी तो चल सकते हैं ना। जैसे चर्चा रहती है कि भाजपा के कुछ नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने की दौड़ में है। मेरा नेता दुष्यंत चौटाला है, और जो उनके आदेश होंगे उन आदेशों पे काम करेंगे। कई नेता हैं जिनके नाम चर्चा में है, रेणु खुक्कर का नाम चर्चा में, भाजपा की ओर से चुनाव लड़ना चाहती है, सुधा परिवार से भी नाम चर्चा में कि इनको टिकट मिलेगी, डीडी शर्मा जी की पुत्रवधू है, उनका नाम भी चर्चा में है, भाजपा के 3-4 नाम चर्चा में है।
दावे सब कर रहे हैं, कोशिश सब करेंगे, और ये बात भी सभी कहते हैं कि पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट तो एक को ही देगी ना। अगर 3 नाम चर्चा में, तीनों धुरंधर है, दमदार है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे टिकट लेने में। एक को टिकट मिलेगी, बाकी जो रह जाएंगे उनमें से आजाद भी लड़ेगा जरूर। तो ऐसे में अगर आपकी भी ऐसी कोई योजना है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो आप लड़ेंगे? मैं आपकी सारी बातों का जवाब एक बात में देता हूँ। अगर मेरी पार्टी और मेरे नेता मुझे ये कहेंगे कि आपने चुनाव लड़ना है तो योगेश शर्मा ये चुनाव लड़ेगा। और अगर किसी भी तरीके से सुभाष सुधा या उसके परिवार से कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो मैं खुले तौर पर कहता हूँ योगेश शर्मा गठबंधन में होने के नाते भी थानेसर में उसका विरोध करेगा, बिल्कुल। क्योंकि लोगों ने जो सहा है ना उस चीज को, मुझे नहीं लगता, पहली बात तो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो मैं इस चीज का पुरजोर विरोध करूंगा। योगेश जी, आप जागरूक नागरिक हैं, राजनीति में भी अच्छी पकड़ बना चुके हैं। एक प्रश्न आपसे ये उत्तर जानना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में पिछले लंबे दशकों से 2 ही नाम राजनीति में है, अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा। आपके हिसाब से क्या ऐसे नए चेहरे या पुराने चेहरे, कुछ और लोग, इनका विकल्प कौन होगा कि आने वाली राजनीति में चुनाव कोई भी हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, कोई भी हो, देखिए कुछ चेहरे जो आपको लगता हो कि ये लोग राजनीति में लोगों को आगे आना चाहिए? देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो राजनीति में आगे नहीं आ रहे, उनको आना चाहिए। देखिए ऐसे तो मैं और आप तो किसी को जबरदस्ती लेके नहीं आ सकते। और हर लेवल पे जिसकी भी कोई राजनीतिक मंशा है या कोई लोगों की भलाई में काम करना चाहता है, एक ब्लॉक अपने पंचायत मेंबर से लेकर और एक विधायक तक का जो एक सफर होता है, हर किसी को अधिकार है जो भी भारत का नागरिक है, और अच्छी सोच से कोई भी आए अपना काम करे। परंतु ये डिसीजन बनाना और ना बनाना ये तो लोगों का फैसला है, वोटर जो निर्धारित करेगा उसी चीज पे अल्टीमेटली। अब आप जो बात मैं आपकी फिर रिपीट करूंगा, आप एक बात कह रहे थे कि इनको बार बार बना देते हैं, कोई विकल्प नहीं है ना। एक विकल्प नहीं है, लोगों को या लोगों का उनके साथ मन टिका हुआ है, उनके साथ सहमति है, या उनको अच्छे लगते हैं, उनके काम हो रहे हैं। मैं तो एक चीज कहूंगा, इनका कड़ा बढ़ चुका है और अब वो फूटने ही पे है, बस उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों के अंदर रोष देखें। और दूसरी बात, इनके लिए सबसे बड़ा विस्फोटक क्या होगा, सबसे बड़े जो मेरे समर्थक हैं या हमारी पार्टी के हैं या कुरुक्षेत्र की इस अवस्था को उठाने के लिए जितना भी साइलेंट है, जो भी, आज आप कैमरा लेके अपना माइक लेके किसी के पास जाए, लोग बोलेंगे नहीं हमें कुछ नहीं बोलना, वो सब लोग कुरुक्षेत्र के हितैषी हैं। और सबसे बड़ा योगदान उन्हीं लोगों को होगा जो चुप रह के अपनी चोट मारने का काम करेंगे। और किसी अच्छे आदमी को, मैं ये नहीं कहता कि कौन क्या बनेगा किसका, किसी अच्छे आदमी को उस जगह पे बिठाएं ताकि जो नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार है उस चीज को खत्म करके। जो किसी बात तो फिर कहते ना, अच्छा आदमी तो पहले यही चाहेगा कि मुझे कोई बैक मिले, सपोर्ट मिले, कोई पार्टी टिकट दे। अच्छे आदमी या नए आदमी को पार्टी टिकट देगी ही नहीं तो वो अच्छा आदमी सामने कैसे आएगा? अब ये तो अब आपकी बात आ गई, आप अगर लगातार सक्रिय है, हो सकता है आप कोई लोग पसंद करते हो कि योगेश आके चुनाव लड़े। ये मैं राजनीति से हट के जवाब दे रहा हूँ। आप लगातार सक्रिय रहते हैं, आप एक चीज बोल देंगे, लोग आपको चाहते हो कि योगेश आके चुनाव लड़ो, पर पार्टी टिकट ना दे, फिर क्या करेगा योगेश? योगेश अलग से चुनाव लड़ेगा नहीं। सब तो ऐसे बहुत से योगेश होंगे, ऐसे है बिल्कुल होंगे, परंतु ये चीज मैं फिर कह रहा हूँ लोगों ने डिसाइड करनी है और लोग ही इस चीज का डिसीजन लेके उस चीज को रोकेंगे कि विकल्प किसको बनाना है। और विकल्प सामने तो है ना, जनता खुद सामने, बिल्कुल। मैं आपके सामने नहीं हूँ क्या? अब मैं ये कह दूं कि मैं पार्टी से खिलाफ होके, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी पैरवी कर दी और हमारे नेता अपनी पूरी पैरवी करने के लिए हैं। अगर हमारे को मौका मिलता है, सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन भी हैं, वहां पे अब लगातार जन समस्याएं सुनते हैं। आपने बड़ा अच्छा वो किया, मेरे भी याद नहीं था जी। तो वहां जो है, उस जो प्लेटफार्म आपको मिला है, उस प्लेटफार्म पर आप कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, जो भी शिकायतें हमारे पास आती है उन शिकायतों में हम सिर्फ एक चीज देखते हैं। हमारा 4 का पैनल है, 3 साथी भाजपा के हैं, 1 मैं जजपा से हूँ। हम बैठ के सबसे पहले ये देखते हैं कि मामले की गंभीरता क्या है। कि कहीं देखियो, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक तो कोई गलत मंशा से शिकायत करे अधिकारी, हमें उसका भी ध्यान रखना है क्योंकि अधिकारी भी हमारे हैं और लोग भी हमारे हैं। परंतु ज्यादातर समस्या क्या आती है, अधिकारियों की लापरवाही का भुगतान लोगों को करना पड़ता है। किसी की जमीन किसी के नाम चढ़ा दी, नगर परिषद में किसी के नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, अगर जी पैसे मांग रहे हैं,
तो इस तरीके के मुद्दे आते हैं, पुलिस में किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम बैठ के, हमारा पहला प्रयास ये रहता है कि उनको आपस में बैठा के, चाहे गलती किसी पक्ष की रही हो, उसका समाधान निकाला जाए। अगर हमारे से उसका समाधान नहीं होता या कोई भी पक्ष उस चीज़ के लिए सहमत नहीं होता, तो हम उसको सरकार के लिए लिख देते हैं, जो हमारे एक कमेंट बॉक्स दिया होता है उसमें कमेंट करना होता है। परंतु आपने बात छेड़ी है, मैं एक चीज़ और बता दूं, बड़े कमाल की बात है, पिछले 2-3 महीने से सीएम विंडो की जिम्मेवारी हमें मिली है और 11 गांव मेरे पास हैं, हमने एरिया बांटे हुए, हमने नहीं, सरकार ने बांटे हुए हैं। वार्ड 21 से लेकर 31 तक मेरे पास है। आज तक नगर परिषद की एक भी प्रॉब्लम मेरे आगे नहीं आने दी गई। अच्छा, विधायक जी सुने, आप सुने, इन 10 विधायक जी साइड वाले कमरे में बैठ के सीएम विंडो की समस्या सुनते हैं, तो अच्छा। आप फिर बोलेंगे हर चीज को विधायक। अब आपकी बात है 21 से लेकर 31 तक के लोग, इन 11 वार्डों के लोग, उनको किस तरह की समस्या आए और वो आपके पास आए, वो समस्या भी आप बता दें, मतलब ताकि लोगों को देखिए वार्ड 21 से 31 तक के लोगों के पास कैसी समस्या है जो आपके सामने ला सकते हैं। तरीके की समस्या जो सीएम विंडो के माध्यम से, जो सीएम विंडो के अंतर्गत, देखिए सीएम साहब ने इसका जो सीएम विंडो को बनाया हुआ है लोगों की सुविधा के लिए, ताकि उनको एक अलग से, जो अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि लोग समस्याएं क्या लेके जाते हैं, सर मेरे बच्चे की नौकरी लग रही, या मेरे हमारे कोई परिवार का झगड़ा हुआ, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, या नगर परिषद में हम चक्कर काट के परेशान हो गए, हम उस सरकारी डिपार्टमेंट में चक्कर काट के परेशान हो गए, हमारी पेंशन नहीं लग रही, राशन नहीं मिल रहा, ये उन्हीं लोगों के लिए आ सकती है, उन्हीं लोगों के लिए है। ये कहते हैं वार्ड 21 से लेकर 31 के बीच में जो 11 वार्ड है, 11 वार्ड के किसी भी नागरिक को अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो वो सीएम विंडो के माध्यम से आपसे उस लेकर, तो वहाँ कोई बैठने का टाइम को दिन डिसाइड किया हुआ है? शुक्रवार और मंगलवार को शाम को 4 बजे हम बैठते हैं, और ये वार्ड 21 से 31 की बात नहीं, ये पूरे कुरुक्षेत्र की भी बात है, कोई भी आए वो भी हमारे भाई हैं, सबकी समस्या का समाधान। 4 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे तक शुक्रवार, 2 घंटे, मंगलवार और शुक्रवार, मतलब 4 से 6 बजे तक वहाँ कोई भी शहर का नागरिक, गांव का भी आ सकता है, बिल्कुल सारा कुरुक्षेत्र जिले का कोई भी नागरिक जिसे कोई ऐसी समस्या है, परंतु वो आएंगे, अपनी एप्लीकेशन आप सीएम विंडो पे दें, संबंधित अधिकारी हमारे पास उनको लेके आएंगे। और आपको बताऊं, मुझे नहीं पता पहले क्या होता था, जब से हमने सीएम विंडो को मतलब ये सुनना शुरू किया है, तब से हमने एक चीज बिल्कुल सारे अधिकारियों को जो भी आते हैं सीधे तौर पर कह दी कि आप शिकायतकर्ता को साथ में जरूर बुलाएं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता था पहले कि जी साइन करके दे दिया, शिकायतकर्ता को यही नहीं पता मेरी समस्या का समाधान होकर वो सबमिट भी हो चुकी है, ऐसी बहुत सारी थी, परंतु अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, मैं फिर वहीं आए बिना, क्योंकि मेरे बाद दिल में जो बात है मैं कह के जरूर जाऊंगा, नगर परिषद की समस्याओं को योगेश तक नहीं आने दिया जा रहा। क्यों नहीं आने दिया जा रहा? क्योंकि विधायक जी के संरक्षण में, और उनको सुना भी जाता है, सारी समस्याओं पे साइन भी होते हैं, परंतु या तो वो लोग सुधर जाएं, और विधायक जी भी, आप विधायक का काम करें, सीएम विंडो की जिम्मेवारी हमारी, हम देख लेंगे, आपको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं, आपको योगेश वाले साइड के कमरे में बैठ के समस्या सुनने की जरूरत नहीं। ये बातें तो अब आपने सामने बैठ के भी कर सकते हैं विधायक, और आप अगर आप बुलाएं, मिलते जुलते तो होंगे ही ना। नहीं, मेरा आपने कहा कि लड़ाई विचार और मुद्दों की है, व्यक्तिगत लड़ाई तो आप लोगों को है ही नहीं। देखिए, मैं तो आपको कहता हूँ, और इसके माध्यम से कोई हमारा मीडिया का कोई और साथी सुन लो, आप बुलाएं, आप एक चर्चा करवाएं, आमने सामने की छोटे, आप कैमरे के सामने करवाएं, बात करें। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, हो सकता है, जनता के सामने मैंने लोगों की भलाई के लिए हमेशा उनसे प्रयास किया, हमेशा मुझे हो जाएगा, कर देते हैं, हो जाएगा। आज भी सेक्टरों के हाल देख लें, 3-3 साल से टेंडर हुई सड़कें पड़ी हैं, क्या मैं उनके पैरों में पड़ूं? अब योगेश शर्मा उनका पट्टा बंधवा गया, उनके पीछे पीछे तो फिरेगा नहीं। हमारा हक है, ना तो विधायक ने देना, ये सरकार का और लोगों का माध्यम है विधायक। और दूसरी बात, नगर परिषद ने शहर के विकास कार्य करने हैं, उनमें अब उनका क्या वो है? अरे आपने टेंडर कर दिया, सारे काम कर दिए, सिर्फ इसलिए कि योगेश विरोध करता है इसकी सड़क ना बनाओ, वो लोग तो आपके होंगे। चलो मान लिया, मैंने 1% पर तो सारा शहर चलता है, मैंने 1% ये मान लिया कि मैं उनका विरोधी हूँ, क्या वो लोग भी उनके विरोधी हैं? और मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, आप अच्छे काम करें, सबसे पहले कंधे से कंधा मिला के योगेश चलेगा।
पिछली भी मैं भूल दूंगा, आगे अच्छे काम करें। परंतु उनकी तरफ से कभी इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया गया तो सिर्फ जो योगेश के करीबी लोग हैं उनको भी, मतलब उनके साथ भी धक्के सही और योगेश के साथ भी धक्के सही। धन्यवाद योगेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ योगेश शर्मा जी, जिनके निशाने पर हमेशा कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा और थानेसर विधायक सुभाष सुंदर रहते हैं। आज इस बातचीत से ये तो स्पष्ट हुआ, योगेश जी ने खुद भी माना, खुद भी कहा कि लड़ाई मुद्दों और विचारों की है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये मुद्दों के लिए, कुरुक्षेत्र के मुद्दों के लिए, कुरुक्षेत्र की समस्याओं के लिए लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे और इस विषय पर बात हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद।